मुंबई की घटनाएं कराने में इन दोनों का हाथ भी था। और अमेरिका में वो अचानक पकड़े गए तो वहां की सच्चाई और वहां से पूरे सबूत कि केवल यही लोग इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, पाकिस्तान की आईएसआई, लश्कर तौयबा, ये उसके फ्रंट थे और उनके माध्यम से ये सारी घटनाएं हो रही थी। ये जो आतंकवादी मुंबई में घुसे थे, पाकिस्तान में बैठे जो लोग उनका संचालन कर रहे थे, उनके हैंडलर्स थे, वो इन एजेंसीज के लोग थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन को ताकत मिले, इन विषयों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं सभी राजनीतिक दलों से, सभी सिविल सोसाइटी संगठनों से इस बात की अपील करता हूं कि जितने भी गृह राजनीति में हमारे मतभेद हैं, वो मतभेद रहेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर तो एक सोच बने। ये जितने संगठन आपने बना लिए, क्या ये एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उन्होंने 5 मिनट भी कभी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा की है? क्या सिविल सोसाइटी का दायित्व इस देश की सुरक्षा को बनाए रखना नहीं है? कि क्या यह विषय आपकी चिंता के नहीं है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के साथ आप लोगों ने अपनी सोच को बना लिया? यह जो परिस्थिति है मित्रों, मुझे लगता है कि इस घटना की जांच होगी, इस घटना में लोग पकड़े जाएंगे, उनको सजा होगी, लेकिन जो सबक सीखना है कि कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को लेकर तो यह देश एक आवाज में बोले। और स्वाभाविक है, आज चिदंबरम साहब ने कहा, ठीक कहा कि वी हैव अ डिस्टर्ब्ड नेबरहुड। पड़ोस की परिस्थिति देखिए, एक बहुत आजकल लोकप्रिय पुस्तक है पिछले 1-1.5 वर्ष से, जिसमें यह संकेत आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा साहब की सोच क्या है। और उस सोच में से एक बार उभरती है कि किसी भी देश के लिए जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं, उसकी विफलता की, उस विफलता की चुनौतियों में से वहां शासन और प्रशासन खराब चले, बैड गवर्नेंस, वहां भ्रष्टाचार हो, करप्शन, वहां आतंकवाद हो, और वहां परमाणु ताकत हो। सो बैड गवर्नेंस, करप्शन, टेररिज्म, न्यूक्लियर एबिलिटी, पोटेंशियल। पड़ोस में देश है, ये चारों उसके विभिन्न पक्ष हैं जो वहां मौजूद हैं। वाजपेयी जी की सरकार थी तो सरकार का स्पष्ट रवैया था कि आपसे बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद भारत के खिलाफ समाप्त होगा। जनवरी 2004 में वाजपेयी जी और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच में जो फैसला हुआ और जो कम्युनिकेशन जारी हुआ, उसमें यही था कि कंपोजिट डायलॉग्स, पूरी समक्ष बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद भारत के खिलाफ प्रयोग नहीं होगा। लेकिन शर्म एल शेख के बाद जो चर्चा शुरू हुई कि बातचीत तो चलती रहनी चाहिए, बेचारा पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। आपको बहुत शौक है बात करने का, लेकिन यह कल्पना कीजिए कि बातचीत का जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम निर्भर करेगा कि पाकिस्तान के भीतर स्थिति का निर्माण कैसे होता है। वहां खुलापन आ जाए, वहां आतंकवाद से दूरी हो जाए, वहां आतंकवाद रोकने का प्रयास हो, तो ठीक है, बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर आतंक बढ़ता रहे, टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी चलती रहे, समाज का रेडिकलाइजेशन होता रहे, आर्म्ड फोर्सेस का रेडिकलाइजेशन होता रहे, जितने ये हमले उनके आर्म्ड फोर्सेस पे हो रहे हैं, भीतर में से लोग शामिल हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का भी रेडिकलाइजेशन हुआ एक स्तर तक। उस परिस्थिति में से बातचीत में निकलेगा क्या? और इसलिए जो सोच है कि विदेश नीति का भी प्रयोग करना
आतंक को रोकने के लिए, आतंक के ऊपर पूरे विश्व में दबाव बने, जो आतंक के निर्माता हैं, उसका भी प्रयोग होगा। और जो ये मैं जिक्र कर रहा हूं, ये केवल सीमा पार से आने वाला या इस प्रकार का आतंकवाद उनकी सहायता से कि देश के भीतर में से कुछ लोग आरंभ करें, केवल ये उस तक सीमित नहीं है। कई प्रकार की इंसर्जेंसी इस देश में है। 200 के करीब जिले इस देश में ऐसे हैं जहां छोटी बड़ी मात्रा में माओवादी हैं। 80-90 जिले इस प्रकार के हैं जहां जनता से टैक्स की बजाय उगराई वो करते हैं। और वो कोई समाज के सुधारक नहीं है, वो कोई गरीबी के उन्मूलन के लिए नहीं आए कि पॉवर्टी एलिविएशन कार्यक्रम लेकर आए हों। वो इस देश के संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। और जो संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं और उनका उद्देश्य है कि किसी प्रकार से हिंसा के माध्यम से, आप उनके नारे पढ़िए, उनकी वेबसाइट चलती है, उनका साहित्य आज उपलब्ध है। जो पुराना चाइना के अंदर माओ के जमाने में नारे थे, वो आज भी नारे 2011 में उनके नारों में वो नजर आ जाएंगे। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन, बंदूक की नली में से सत्ता निकलती है। एनिमीज आर्मरी इज अवर आर्मरी, जो दुश्मन के पास हथियार हैं, और दुश्मन कौन है? पुलिस, सेना बल, सुरक्षा बल। उन पर हमला करके उनके शस्त्र ले लेना, उनका प्रयोग करना। और राज्य सरकारें जूझ रही हैं। एक स्थिति तो ऐसी आई कि हमें लगा कि गृह मंत्री जी ने आरंभ में बड़े ताकत के साथ उनके खिलाफ बयान देने शुरू किए। आरंभ में चिदंबरम साहब ने बड़े कड़े बयान दिए उनके खिलाफ। पार्टी के भीतर से विरोध पैदा हो गया। उनको भी लगा कि भाई मैं तो आगे बढ़ रहा हूं और पार्टी साथ है नहीं। और फिर कहने लगे कि ये राज्यों का मामला है, राज्य इसको देखें। आज आप परिस्थिति देखिए, उनके पक्ष में अभियान करने वाले लोग पैदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, जिसके तहत केवल छत्तीसगढ़ में नहीं था, आज मणिपुर में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, आतंकवाद के दौरान पंजाब में था, आज जम्मू कश्मीर में है। डोडा और राजौरी के इलाकों में, जिसको हम विलेज प्रोटेक्शन कमिटीज कहते हैं, हर गांव अपनी सुरक्षा के लिए एक समिति बनाता है। हर गांव में 2-3 नौजवानों को हथियार दिए जाते हैं कि कोई आतंकवादी गांव में आए तो गांव की रक्षा करना, और जब तक तुम रक्षा करोगे तब तक पुलिस और सेना वहां पहुंच जाएगी। अब माओवाद क्यों पैदा होता है, लोग हिंसा के लिए शस्त्र क्यों उठाते हैं, उनसे निपटने का तरीका क्या है, यह न्यायपालिका इस देश की सरकार और शासन को नहीं बतला सकती। अगर न्यायपालिका को बतलाना है तो फिर आतंक से कैसे लड़ना है, यह दायित्व न्यायपालिका का नहीं है, यह सरकार का है। इसकी नीति जो है वो संसद तय करती है, सरकार तय करती है। और फिर कहना कि आतंकवादी तो वहां हैं, लेकिन उनको लड़ने के लिए जो विलेज प्रोटेक्शन कमेटी है और स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, इनसे हथियार वापस ले लो। और आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ में माओवादी कह रहे हैं कि हम माफी देंगे इन स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को, एमनेस्टी देंगे, और उसके लिए हमारे जो कंडीशंस हैं वो ये हैं। उनका पलड़ा भारी हो गया। द माओइस्ट हैव एक्वायर्ड एन अपर हैंड। यह परिस्थिति इस देश की है। मुझे लगता है कि देश कमजोर हो, यह किसी सामाजिक या राजनीतिक सोच का हिस्सा नहीं हो सकती। और इसलिए यह केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। देश एक रहे, यह नीति का प्रश्न है, यह सोच का, विचार का प्रश्न है। हर राजनीतिक दल को सोचना पड़ेगा। कई बार घटनाओं के बीच में समय पड़ जाता है, इसलिए
कि जब आतंकवादी संगठन कमजोर पड़ जाते हैं, फिर समय उनको लगता है दोबारा रीग्रुपिंग करते हैं, दोबारा अपना संगठन बनाते हैं, फिर आते हैं उभर कर सामने। कहीं इस परिस्थिति में हम ना चले जाएं, और इसलिए आज किसी को एक दूसरे को दोष देना, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो एक राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं, अपने इस विचार को इस देश की जनता के साथ सामने रखें, और अन्य राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता सबसे इस बात की अपील करते रहें कि देश को मजबूत करने की, आतंकवाद को जड़ों से समाप्त करने की जो सोच है, इस पे एक प्रकार से राष्ट्रीय एक आम राय बने, उसका हम लोग प्रयास करते रहे। आतंकवाद समाप्त करने की जो सोच है, उसको वोट बैंक की राजनीति की सोच से अलग कर दें, तभी इस परिस्थिति से हम लोग जूझ पाएंगे। और इस समस्या की जो गंभीरता है, वो मैंने आपके सामने रखी है। आज देश में समस्याएं तो बहुत अनेक हैं। समस्याएं आर्थिक भी हैं, मैंने कहा बढ़ती हुई कीमतों की, भ्रष्टाचार की और राष्ट्रीय सुरक्षा की। इन समस्याओं से अगर जूझना है और इस देश को अपनी पूरी ताकत और अपनी जो पूरी क्षमता है उसके अनुकूल प्रगति करनी है, इफ वी हैव टू प्रोग्रेस एज पर अवर पोटेंशियल, फिर यह भी आवश्यकता है कि इस प्रकार की घटनाएं जिसमें राष्ट्रीय साधन भी लगते हैं, देश का जान माल का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है, इनको हम लोग समाप्त करें और देश को एक बार मजबूत बनाकर इस देश में राष्ट्रीयता की वो भावना जो इस देश के आतंक को जड़ों से निकाल दे, उस सोच को और फैलाने का हम लोग प्रयास करें। आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम का जब आयोजन रखा था तो उस वक्त सोच थी कि अन्य विषयों के ऊपर ज्यादा हम लोग बोलेंगे, लेकिन मैंने कहा संदर्भ बदला, तो इसलिए आज का थोड़ा विषय भी बदला। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आज बुलाया, विजेंद्र जी, आपका और आपके सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद।